बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए और रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में वही रोल है जो मैस का लीनियर मोशन में है। यानी किसी बॉडी की मैस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें उसको लीनियर मोशन कराना मुश्किल होगा। यानी लीनियर मोशन के लिए वो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। ये हमारा एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कोई बॉडी जितनी हैवी होगी उतना ही उसमें उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मोटरसाइकिल को हम थोड़ा सा पुश करें, साइकिल चलने लग जाता है। मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ज़्यादा पुश चाहिए। यानी अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा और हमने उसे धक्का लगा के स्टार्ट करना है तो इसको साइकिल से ज़्यादा फोर्स इस पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। कार का मैस उससे भी ज़्यादा है, तो कार को एक बंदा धक्का नहीं लगा सकता। इसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए है, और बस को मूव करने के लिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए है। तो द मैस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी फॉर लीनियर मोशन। और इसी चीज़ को अगर हम रोटेशनल मोशन पर अप्लाई करें, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये याद रखिएगा कि कैपिटल आई से हम आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट हेयर वी विल रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आई। इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट रोटेशन। ability of a body to resist rotation is called moment of inertia। या इसको आप यूं कह लें, ability of a body to resist rotational motion is called moment of inertia। or we can say ability of a body to resist angular motion, or ability of a particle to resist circular motion is called moment of inertia। Moment of inertia plays same role in rotational motion or angular motion एज डस मास इन लीनियर मोशन। यानी लीनियर मोशन में जो रोल मैस का है वही रोल एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मैस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी फॉर लीनियर मोशन अगेंस्ट लीनियर मोशन, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पार्टिकल अगेंस्ट angular motion or rotational motion। Therefore, moment of inertia is also called rotating mass। अब देखें, जब हम लीनियर मोशन को अगर हम एंगुलर मोशन के साथ या रोटेशनल मोशन के साथ कंपेयर करें तो उनके पैरामीटर्स किस तरह कन्वर्ट होंगे, ये इस टेबल में देखिएगा। लेफ्ट साइड पर पैरामीटर लिखे हैं, इसके बाद इन्हीं पैरामीटर को लीनियर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को लीनियर मोशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से या एक्स से, और एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डेनोटेड बाय थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल। द मेजर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल, और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में फोर्स को f से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोशन में फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। अब फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा फैक्टर है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को चेंज कर दे या पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे, या किसी मूविंग पार्टिकल को रोक ले या मूविंग पार्टिकल को रोकने की कोशिश करे। और यही पैरामीटर एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में इसे कहेंगे टॉर्क, और इसको ग्रीक वर्ड टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज लीनियर मोमेंटम दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी।
अब देखें यहां इसे कंपेयर कर लें, मैस की जगह हमने लीनियर एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट किया है. इट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली द अल्टरनेटिव ऑफ मैस इन एंगुलर मोशन. तो लीनियर मोशन में जहां हम मैस की वैल्यू पुट करेंगे, रोटेशनल मोशन में वहां हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे. दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. और लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मैस की जगह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दिया और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दी. नाउ मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses and distance of each center of each particle from axis of rotation. m रिप्रेजेंट करता है mass of particle को. अब हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, 3 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है. तो जितने भी पार्टिकल इस सिस्टम में हैं, हर पार्टिकल का मैस ले लें और उस पार्टिकल के सेंटर का डिस्टेंस ले लें फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेंगे और फिर इन सब को सम अप कर देंगे. फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, लेट सपोज हमारे पास एक पार्टिकल का मैस है m1 और दूसरे पार्टिकल का मैस है m2, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 एटम्स system of center of 2 particle is r. Distance between center of 2 particles is r. Now the distance of m1 from center of mass is r1 and distance of m2 from center of mass is r2. चूंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये देखें ये 2 पार्टिकल हैं, एक का मैस m1 दूसरे का मैस m2. जिस पार्टिकल का मैस m1 है उसका सेंटर ऑफ मास से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1, और जिस पार्टिकल का मैस m2 है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r2. r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज 2 मैसेस. m1 और m2 के सेंटर्स के दरमियान जो म्यूचुअल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड r, एंड दिस r इज द सम ऑफ r1 एंड r2, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 पार्टिकल्स. अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास होगा, लेकिन हर रोटेशन में ऐसा नहीं होगा. इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फॉर दिस सिस्टम इट इज गिवन लाइक दिस. ये देखें mass of particle 1 multiplied by square of its distance from center of mass, and mass of particle 2 multiplied by square of its distance from center of mass. और यहां हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पार्टिकल के वर्टिकल होगा, ये देखिएगा, and let me show you. ये देखें ये 2 पार्टिकल सिस्टम है. अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन,
इस डायरेक्शन में ये बॉडी जब मूव करेगी m1 भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, m2 भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल के मैसेज में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल के क्लोज होता जाएगा। ये वही बात जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते आए हैं कि अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस सिस्टम हो, लेट्स सपोज वी हैव दिस सिस्टम, अब देखें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल के करीब है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हो तो हैवियर पार्टिकल जस्ट अपनी जगह पर स्पिन करेगा, इसमें इसकी पोजीशन में कम चेंज आएगी, जबकि लाइटर पार्टिकल को ज्यादा चेंज करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। और ये सेंटर ऑफ मास जितना हैवियर पार्टिकल के करीब जाता जाए, लेट्स सपोज अगर ये यहां पर हो तो फिर हैवियर पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी इस टू पार्टिकल सिस्टम को। अब अगर हम यानी अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर हो और ये टू पार्टिकल सिस्टम अगर रोटेट करे तो हैवियर पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हुए स्पिन करेगा, इसमें इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन लाइटर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। ये हैवियर पार्टिकल के अराउंड स्पिन करेगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में देखा, प्रीवियस वीडियो में, कि अर्थ और सन का जो सिस्टम है, ये देखिएगा इसमें सन रोटेट्स अराउंड इट्स नाउ look at this video. This is the system of sun and earth, and when rotation will take place, earth will move around, will rotate around sun. ये देखें सूरज अपनी जगह पर है, जमीन उसके अराउंड रोटेट कर रही है, और ये जो छोटा पार्टिकल है ये चांद है। अगर जमीन और चांद को, अर्थ और मून को हम कंपेयर करें तो अर्थ मून के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, अर्थ इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मून। सेम इज केस हियर। अब इसमें देखें इस सिस्टम में एक्सेस ऑफ रोटेशन ये भी हो सकता है, दैट इज वर्टिकल, और एक्सेस ऑफ रोटेशन ये भी पॉसिबल है, ये इस डायरेक्शन में, इलांग द बॉन्ड एक्सिस, इलांग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू पार्टिकल। लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एक्सिस के इलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, इसको हम डिटेल से बाद में देखेंगे। नाउ फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, one particle has mass m1, another particle has mass m2, r1 is distance between center of m1 from axis of rotation, and m2 is distance between center of m2 from axis of rotation. If the system is homogeneous, अगर homogeneous system हो तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, और फिर हम m1 और m2 की जगह जस्ट m लिख लेंगे, and in that case R1 and R2 is equal to R by 2. चूंकि दोनों पार्टिकल का अगर मास सेम है, then the distance between m1 from center of mass is R by 2, and distance between center of m2 and center of mass is again R by 2. Therefore R1 और R2 की जगह हम R by 2 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में m1 की जगह m पुट करें, m2 की जगह m पुट करें, r1 की जगह r by 2 पुट करें, और r2 की जगह r by 2 पुट करें। We have now put values of m1, m2, r1 and r2. ये देखिएगा, r1
स्केयर की बजाय अब हो गया आर बाई टू स्केयर, और यहाँ भी आर टू स्केयर को हमने रिप्लेस कर दिया बाई आर बाई टू स्केयर। r by 2 square is equal to r square over 4. Now the sum is half mr square. It means moment of inertia of homogeneous system is equal to half mr square. M is mass of each particle in homogeneous system and r is the distance between center of two particles. Now moment of inertia for heterogeneous system. हेट्रोजीनियस डाइएटॉमिक सिस्टम, यानी अगर दो पार्टिकल हों, अब ये दो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, कोई और पार्टिकल भी हो सकते हैं, जैसे हमने सूरज और ज़मीन की एग्जांपल देखी, या जैसे हमने चांद और ज़मीन की एग्जांपल देखी। इन दैट केस द सम ऑफ R1 and R2 is equal to R. It means we can put R1 equal to R minus R2 and we can put R2 equal to R minus R1. So at the center of mass M1 R1 is equal to M2 R2. क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बॉडी परफेक्ट बैलेंस में होता है, टू पार्टिकल सिस्टम इज एट परफेक्ट बैलेंस, इज इन परफेक्ट बैलेंस एट सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास पर M1 R1 की वैल्यू M2 R2 की वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम होगा, और जिस पार्टिकल का मास कम है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए M1 R1 का प्रोडक्ट वही होगा जो M2 R2 का प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन 4 में अगर हम R1 की ये वैल्यू पुट कर दें, वी विल गेट M1। अब R1 की जगह हमने R माइनस R2 पुट कर दिया। इट मीन M1 अब R से भी मल्टीप्लाई होगा और M1 R2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए इस इक्वेशन में अगर हम M1 R2 को इस साइड पर ले जाएं तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहां से हम R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम R2 की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज दिस वन, इट इज द रेशियो ऑफ M1R एंड M1 प्लस M2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ अगेन कम टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कहती है M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। इस इक्वेशन में अगर हम R2 की ये वैल्यू पुट करें, यहाँ पर R2 की हम ये वाली वैल्यू अगर पुट करें, दिस वैल्यू R माइनस R1, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, देन इट मीन अब M2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई R एंड R1। It is like this. Now अब यहां से हम R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए R1 को हमने कॉमन लिया एंड इक्वेशन 6 गिव्स वैल्यू ऑफ R1। Now again, according to equation 2, moment of inertia for two particle system is given from this equation. यहां पर हम R1 की वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 5 और R2 की वैल्यू ले लें फ्रॉम इक्वेशन 6। ये देखें, सॉरी, R1 की वैल्यू हमने लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 6 और R2 की वैल्यू लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 5। ये R2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 और ये R1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6। ये R1 और R2 की वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करें। ये देखें, ये R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू, और इनका हमने स्केयर ले लिया। ये देखिएगा M2 R स्केयर दैट्स मल्टीप्लाइड बाई M1। इस इक्वेशन में M1 प्लस M2 स्केयर, इसको हम एलसीएम इसका ले सकते हैं।
ये देखें, जब हमने एलसीएम ले लिया, अब हमारे पास न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई, m1 इंटू m2 आर स्केयर प्लस m2 इंटू m1 आर स्केयर, और ये स्केयर को अगर हम ओपन कर दें, m2 आर का स्केयर इंडिविजुअली पुट कर दें, सिमिलरली यहां भी स्केयर ओपन कर लें, m1 स्केयर आर स्केयर। अब इस इक्वेशन में हम m1 m2 और r को अगर कॉमन ले लें तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस। अब न्यूमरेटर में हमारे पास m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास m1 प्लस m2 स्केयर, इट मीन ये कैंसिल हो सकते हैं, तो न्यूमरेटर से m1 प्लस m2 डिसअपियर हो जाएगा। नाउ वी विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू दिस। इसको अगर हम चाहें इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, और अगर आपको याद हो ये दिस फैक्टर वाज इक्वल टू रिड्यूस मास, दैट इज म्यू। तो इसकी जगह हम म्यू पुट कर दें, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दिस वन। This equation number 7 gives value of moment of inertia for heterogeneous system. Homogeneous system में हमने कहा था moment of inertia is this one, half mr square. This is moment of inertia for homogeneous system, and for heterogeneous system we have now calculated. Moment of inertia is the product of reduced mass and square of distance बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये सेंटर ऑफ मास, रिड्यूस मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने अब डिटेल से पढ़ना है, और उसमें ये पैरामीटर्स बार बार यूज़ होंगे, और जब तक आपको इनकी समझ नहीं होगी आपके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ एक चीज़ हमने अभी तक मिस की है, दैट इज़ द यूनिट। देखें, रिड्यूस मास की वही यूनिट है जो मास की यूनिट है, यानी मास की यूनिट अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम है तो रिड्यूस मास की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी किलोग्राम है। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ज़रा गैस करें। देखें, मास की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट का स्क्वायर, यानी दैट इज किलोग्राम इनटू स्क्वायर मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस वन। यहां पर किलोग्राम इट इज द यूनिट ऑफ रिड्यूस मास एंड m स्क्वायर इट इज द यूनिट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको जरा जल्दी हरूफ में लिख देते हैं। The system international unit of moment of inertia is kilogram square meter. Thank you very my dear students. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। जो पढ़ाया है इसको याद नहीं करना, इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।